हम पढ़ रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, दैट मीन्स बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे पहले मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो को ग्रुप पर डाला हुआ है। उम्मीद है कि उन दोनों वीडियो को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। आज मैं एनसीईआरटी में जो हिंदी में जो लाइन बाय लाइन इसमें इम्पॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं उस पर भी मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ। और क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे हैं जो कि उनको शायद इंग्लिश को समझने में दिक्कत होती है, तो ये जो वीडियो है आज स्पेशली उन्हीं के लिए है। और एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ कि जो बच्चे को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो ये ठीक है, प्रॉब्लम है, लेकिन आप अपने को इम्प्रूव करें, क्योंकि जब आप अपने को इम्प्रूव करेंगे तभी आप अपने लाइफ में सक्सेस पा सकेंगे। तो क्या बातें हैं। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए। जब मानव की उत्पत्ति हुई तभी से मानव ने क्या किया, सजीवों के वर्गीकरण के प्रयास करने शुरू कर दिए थे। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहला जो क्लासिफिकेशन था, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, वो आवश्यकताओं पर आधारित था। हमारी कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं? भोजन, वस्त्र, आवास। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें भोजन प्रदान करते हैं उसमें हमने सारे ऑर्गेनिज्म को डाल दिया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमको वस्त्र प्रदान करते हैं जैसे कपास, भेड़, इन सबको हमने वस्त्र प्रदान करने वाले और मतलब इसमें हमने इंक्लूड कर दिया। आवास, कुछ ऐसे जीव जिनके द्वारा हमें आवास की प्राप्ति होती है, जैसे आपने सुना होगा जो कुछ झाड़ियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं, लकड़ियाँ होती हैं, तो कौन कौन से पेड़ से हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। मतलब अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अनुसार हमने क्या किया, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो पहला वर्गीकरण था वो हमारा मनुष्यों के द्वारा किया गया था। इसके बाद जो पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण था वो किया गया था अरस्तु के द्वारा, एरिस्टोटल के द्वारा किया गया था। उन्होंने क्या किया कि जो प्लांट्स थे उनको आकार की लक्षणों के आधार पे, यहाँ पे आकार की मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकल, मतलब बाह्य लक्षणों के आधार पे उन्होंने जो प्लांट होते हैं उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, वृक्ष, झाड़ी और शाख में। वृक्ष मतलब ट्रीज, झाड़ी मतलब क्या होता है यहाँ पे श्रब, एंड शाख मतलब हर्ब्स। जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति, जिसको मैंने बताया था आपको, इनेइमा, और अनुपस्थिति एनेइमा के आधार पे किया था। इसके बाद जो सेकंड क्लासिफिकेशन था वो लीनियस के द्वारा किया गया था। तो लीनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई, जिससे उन्हें क्रमशः प्लांटी एवं एनिमेलिया जिनका उन्होंने नाम रखा था। लेकिन इसमें बहुत सारे डिमेरिट्स थे। मतलब इस तरह का जो लीनियस के द्वारा क्लासिफिकेशन जो किया गया था उसके बहुत सारे डिमेरिट्स सामने आने लगे। उसमें से पहला क्या था कि उन्होंने क्या किया, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को एक ही साथ रख दिया। दूसरा क्या था कि उन्होंने एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, दैट मीन्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जीवों को भी उन्होंने साथ में रख दिया। और प्रकाश संश्लेषी मतलब ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को भी उन्होंने साथ में रख दिया। तो इससे क्या था, इससे जीवों के बीच में विभेद कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था आसानी से। पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण विधि, आवास, प्रजनन की विधियां, विकासीय संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की गई। देखो, आपने कल जो किसी ने कल क्वेश्चन पूछा था ना ग्रुप में, तो आप अपना नाम भी मेंशन किया करो कि ग्रुप में क्वेश्चन कौन पूछ रहा है। और आज से मैं जो भी आपसे क्वेश्चन को पूछूंगी, जब भी उसका आप आंसर दोगे ना, तो आप उसके साथ अपना नाम भी लिखा करो, ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि कितने बच्चे एक्टिवली मेरे वीडियो को रोज़ देखते हैं। और इसके साथ ही साथ मुझे आपका नाम भी याद हो पाएगा।
तो कल एक ग्रुप में क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्गीकरण पद्धति को बार बार बदलने की आवश्यकता क्यों महसूस की जाती रही है। तो उसका आंसर कहीं ना कहीं आपको सेकेंड चैप्टर में बहुत आसानी से मिल जाएगा कि वर्गीकरण की जो पहली जो पद्धति थी, जैसे मैंने आपको बताया, वो हमारी आवश्यकताओं पर आधारित थी। उसके बाद वर्गीकरण की वैज्ञानिक पद्धति आई, लेकिन उसके बाद द्विजगत की पद्धति आई। लेकिन फिर भी प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म का बहुत अच्छे से उसकी डिटेल स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्गीकरण की पद्धति को बार बार चेंज करना पड़ता है। अभी जो सबसे एप्रोप्रिएट जो हमें मतलब वर्गीकरण की पद्धति जो हमें मिली और जिसके आधार पर हम अध्ययन करते हैं वो है आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्गीकरण की मतलब अच्छे से वर्गीकरण करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है कि हम वर्गीकरण करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर्स को लें। कौन कौन से कैरेक्टर्स का मतलब यहाँ पे होगा ज़्यादा से ज़्यादा लक्षणों को लें। कोशिका की संरचना को लें, कोशिका भित्ति के लक्षण को लें, वो कैसे पोषण करते हैं, आवास, प्रजनन, विकासीय संबंधों, मतलब उनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है। तो इन सबको हम समाहित रूप से हम क्या करें, अपने वर्गीकरण की पद्धति में शामिल करें। जितने ज़्यादा हम कैरेक्टर लेंगे, हमारा जो क्लासिफिकेशन होगा वो उतना ही ज़्यादा ऑथेंटिक होगा, उतना ही ज़्यादा वो मान्य होगा। जितने ज़्यादा हम कम कैरेक्टर लेंगे, जैसे लीनियस सर ने क्या किया था, कल मैंने आपको बताया था ना कि लीनियस सर ने प्लांट और एनिमेलिया के आधार पे दो जगतों में पूरे ऑर्गेनिज्म, पूरे विश्व के जीवों को उन्होंने केवल प्लांट और एनिमेलिया में बांट दिया। लेकिन उनका कैरेक्टर क्या था, वर्गीकरण करने का आधार सिर्फ एक लक्षण था, और वो लक्षण क्या था, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। लीनियस सर ने क्या किया, उन्होंने ऐसे जीव जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है उसको उन्होंने प्लांटी में डाल दिया, और ऐसे जीव जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती उसको उन्होंने एनिमेलिया में डाल दिया। लेकिन फिर आगे चल के ये गलत सिद्ध होने लगा, क्योंकि प्लांटी के अंतर्गत जो क्लासिफिकेशन लीनियस सर के द्वारा किया गया था उसमें फंजाई, जिसमें कि सेल वॉल तो पाई जाती है लेकिन वो काइटिन की बनी होती है। लेकिन हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में जो सेल वॉल पाई जाती है वो किस चीज़ की बनी होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग अलग होता है। जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन क्या फंजाई ऑटोट्रॉफिक होता है, तो ऐसा नहीं होता है। तो जितने ज़्यादा हम कैरेक्टर्स को उसमें समाहित करेंगे, हमारा जो वर्गीकरण होगा वो उतना ही ज़्यादा स्पष्ट और ऑथेंटिक सिद्ध होगा। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन फिर फर्दर आया वो था आर.एच. व्हिटेकर सर का क्लासिफिकेशन, जो कि 1969 में आया था। याद रखना, इस डेट को एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। आर.एच. व्हिटेकर सर ने क्या किया, संपूर्ण जगत को 5 भागों में, मतलब संपूर्ण ऑर्गेनिज्म को 5 जगत में विभाजित किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया में। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये किसके द्वारा प्रपोज्ड किया गया था, इट इज़ प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर, और ईयर क्या है, 1969। इट इंक्लूड्स मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है वो किन किन बातों पे बेस्ड है, तो सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स पर। तो मतलब इतने सारे कैरेक्टर्स को आर.एच. व्हिटेकर सर के द्वारा कंसीडर किया गया। उन्होंने इस तरह से 5 जगत का निर्माण किया। इसमें से मोनेरा को किसके द्वारा दिया गया था, कोपलैंड के द्वारा, और कोपलैंड को ऐड करके 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को उत्पन्न किया गया। हैकल ने क्या किया, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले जो लीनियस सर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने केवल 2 किंगडम बताए, प्लांटी और एनिमेलिया। उसके बाद जो हैकल सर आए उन्होंने क्या किया, एक और किंगडम को ऐड कर दिया और बताया 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, और वो कौन सा किंगडम था, किंगडम प्रोटिस्टा। इसके बाद कोपलैंड सर आए, उन्होंने प्लांटी, एनिमेलिया और
प्रोटिस्टा के बाद मोनेरा को भी ऐड कर दिया और बनाया 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद विटेकर सर आए और उन्होंने फंजाई को ऐड किया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में कि आर.एच. विटेकर के द्वारा कौन से किंगडम को ऐड किया गया था। तो आप ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किंगडम फंजाई को ऐड किया गया था। इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसका डिटेल स्टडी कर लेते हैं इस वे में। तो इनका जो पहला था मोनेरा में इन्होंने किस तरह के जीवों को रखा, ऐसे जीवों को इन्होंने मोनेरा में रखा जो कि प्रोकैरियोटिक थे और जिसमें कि यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को उन्होंने मोनेरा में रखा। ठीक है, समझ में आया। प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर मतलब जितने भी जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं उनको उन्होंने मतलब आर.एच. विटेकर सर ने मोनेरा में रखा। प्रोटिस्टा में ऐसे जीवों को रखा जो यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर होते हैं। इसके बाद फंजाई में ऐसे जीवों को रखा गया जो कि यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर होते हैं। प्लांटी में उन्होंने यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर तो होते ही हैं प्लस ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एनिमेलिया में किस तरह के जीवों को रखा गया जो कि यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर होते हैं। इसके बाद सेल वॉल, देखो सेल वॉल जो होता है वो इन सभी में प्रेजेंट होता है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, इन चारों में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। एब्सेंट केवल किस में होता है, किंगडम एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होता है। प्लांट्स में जो सेल वॉल होता है वो बेसिकली सेलुलोज का बना होता है, लेकिन जब आप इसकी डिटेल में स्टडी करोगे ना तो आप देखोगे कि सेल वॉल पैक्टिन, ग्लाइकोजन, सैकेराइड बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। लेकिन अगर कोई बेसिक वे में पूछे कि प्लांट्स में सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बना होता है तो सेलुलोज से। फंजाई में जो सेल वॉल होता है वो काइटिन की बनी होती है। प्रोटिस्टा में जो है वो सभी में इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। इसमें जो कुछ डायटम्स होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, उसमें सिलिका के बने हुए सेल वॉल पाए जाते हैं और इसमें प्रोटोजोआ को भी शामिल किया गया है। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ में कौन से एनिमल आते हैं, अमीबा आता है, एंट अमीबा आता है, युग्लिना, पैरामीशियम, ये सब प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो इसमें प्रोटिस्टा के कुछ जीवों में सेल वॉल होता है और कुछ जीवों में सेल वॉल नहीं होता है। कुछ जीवों में इसमें सेल वॉल सेलुलोज के बने हुए भी देखे गए हैं। उसके बाद मोनेरा में भी सेल वॉल पाया जाता है। मोनेरा में बेसिकली इन्होंने बैक्टीरिया को रखा है और बैक्टीरिया को भी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बैक्टीरिया के ऊपर ही पूरा बेस्ड होगा। तो बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 तरह से किया गया है, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में जो सेल वॉल पाई जाती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन याद रखना। और आर्की बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। ये क्या होते हैं ये थोड़ा सा भी आप अपने को सस्पेंस में रखो, आगे के वीडियो लेक्चर में मैं इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी। ठीक है, तो ये था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देन नेक्स्ट आया है, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है लेकिन फिर भी आप इसके बारे में जानते रहो, 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये दिया गया था कार्ल वूज सर के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है एग्ज़ाम में, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने टोटल 6 किंगडम बनाए थे। आर.एच. विटेकर सर के द्वारा बनाए हुए जो 5 किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, उसको तो उन 5 को तो इन्होंने रखा ही था, साथ में इन्होंने एक और क्या ऐड कर दिया था, आर्की बैक्टीरिया को भी यहाँ पे ऐड कर दिया था। तो आर्की बैक्टीरिया को ऐड करने के बाद टोटल 6 किंगडम बन गए। इसके बाद इन्होंने 3 डोमेन बनाए थे। वो 3 डोमेन किस तरह से बनाए थे, तो मोनेरा को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक्चुअली अगर आप बहुत अच्छे तरह से इसको समझने का प्रयास करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने मोनेरा को, जैसे मैंने अभी बताया ना बैक्टीरिया, मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं और बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो उन्होंने मोनेरा को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया और इस तरह से इन्होंने टोटल 6 किंगडम बना दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। ठीक है, और
अब इन्होंने क्या किया, 3 डोमेन बनाया। जितने भी आर्की बैक्टीरिया थे उसको उन्होंने आर्किया में रखा, यू बैक्टीरिया को उन्होंने यू बैक्टीरिया नाम के एक डोमेन में रखा, और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया को उन्होंने यूकैरिया नाम के डोमेन में रखा। तो इस तरह से जो कार्ल वुश सर के द्वारा 3 डोमेन बनाए गए, डोमेन फर्स्ट, डोमेन सेकेंड एंड डोमेन थर्ड। जो डोमेन थर्ड है वो बिगेस्ट डोमेन होता है, क्योंकि इसमें इतने सारे किंगडम, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम को इन्होंने शामिल किया था। तो अगर कोई आपसे पूछे कि किंगडम से भी बड़ा क्या कुछ होता है, तो यस, किंगडम से बड़ा डोमेन होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में, जिसमें कि बैक्टीरिया आता है। आई होप आपको यहाँ तक के मतलब यहाँ तक पूरा आपको समझ में आया होगा। आज का क्वेश्चन ये है, बार बार मेरे द्वारा लिया जाता है नाम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। तो आज आप मुझे लिख के बताओगे, आप अपनी कॉपी लोगे, उस पर लिखोगे क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। ठीक, तो देखते हैं आज सबसे पहला जवाब किसका आता है। थैंक यू।